अन्ना प्रशांत भूषण जी के फ्लैट पर थे और ये था कि सरकार शायद उनको गिरफ्तार कर लेगी। मैं एमएचए कवर किया करता था, होम मिनिस्ट्री कवर किया करता था। वहाँ मुझे किसी अफसर ने हिंट किया कि अन्ना को हम कल सुबह गिरफ्तार कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी थे उस वक्त ऑफिस में, तो मैं उनके यहाँ गया। मैंने कहा कि अरविंद जी वो अन्ना को कल अरेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने, अरविंद जी को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मैं आपको हंच नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं एमएचए से आ रहा हूँ, मुझे ये पक्का पता है कि कल ये इस तरीके का होने वाला है। ये हम सब के अंदर जो एक आम आदमी है, जो बदलाव चाहता है, जो अच्छी दुनिया का, एक ईमानदार दुनिया का सपना देखता है, वो हम सब के अंदर है। हम सबको मिल के अपनी बिट करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बहन है, हम 4 भाई बहन हैं। वो इंडोनेशिया में रहती हैं, तो शी कॉल मी और उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई चल रही है, भारी बैठ के देखता रहेगा, इसमें कूदेगा। अच्छा, बहन ने खुद कहा? हाँ, और उसने बोला कि ऐसा है, बच्चे बच्चे सब हम लोग देख लेंगे, तू ना ये कर, इसमें कूद, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी। कि हमारे सामने इतिहास एक मोड़ पर, एक मुहाने पे खड़ा था, देश को हमारी ज़रूरत थी और हम हिस्सा नहीं ले पाए। एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो एक मोमेंट में फ्रोजन है। उनकी ज़िंदगी में इतना रोमांच है जितना किसी सॉकर के मैच में नहीं हो सकता। आम आदमी क्या कर सकता है? अगर वो एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, अगर वो चांद पे जा सकता है, तो वो ये तथाकथित चाणक्यों को 1 नहीं 3 बार पटक भी सकता है। नमस्कार दीपक जी। और नमस्कार। जो हमारे आने वाले समय के नेता हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कार्यकर्ता बनकर, नेता बनकर या कार्यकर्ता से नेता की यात्रा करेंगे, उन तक हम कुछ कहानियां सुनाना चाहते हैं, उन तक कहानियां पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे जो आज के हमारे लीडर्स हैं कैसे जीते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं और कैसे उनकी यात्रा अभी तक रही है, ताकि उनके मन का जो कोई संकोच है राजनीति ज्वाइन करने का, उसको हम कई हद तक सुलझा सकें। शरीन भाई, जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, हम लोग तो बड़े हुए फिल्में देखते हुए, कहते नहीं है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो मैं बड़ा एक अकड़ू जर्नलिस्ट हुआ करता था। न्यूज़ एक चैनल है, उसका ब्यूरो चीफ था। जब ये मूवमेंट चल रहा था, एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था, जिसको हम अन्ना मूवमेंट भी कहते हैं, तो मैं इसको देख रहा था और देखते देखते ऐसा हुआ जैसा पूरे देश में एक साथ लोगों को हुआ। ये सबके जीवन में घटना घट रही थी। अचानक मुझे लगा कि मुझे इन लोगों से हमदर्दी हो रही है। तो हम लोग जब जर्नलिज्म में आए, चूंकि मैं तो बड़े इसको एक कॉज की तरह जर्नलिज्म में आया था, तो हमको ये था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो पहली चीज़, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैंने लाइव करने बंद कर दिए अन्ना आंदोलन पे, कि मैं बायस्ड हूँ, मेरे दिल में इनके लिए हमदर्दी है, तो मैं इनके लिए लाइव नहीं करूँगा। और बाकी रिपोर्टर्स करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लगा शायद जीवन का मकसद यही है। इसीलिए तो मैं घर से निकला था, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के और जर्नलिज्म किया कि देश बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। और ये करने के लिए किसी को शायद हम सभी को मिलकर कुछ कुछ करना होगा, और कोई खास लोग नहीं जन्म लेंगे, कोई अवतार नहीं होगा। ये हम सब के अंदर जो एक आम आदमी है, जो बदलाव चाहता है, जो अच्छी दुनिया का, एक ईमानदार दुनिया का सपना देखता है, वो हम सब के अंदर है। हम सबको मिलके अपनी बिट करनी पड़ेगी। तो बस ऐसे ही ये इन्फेक्शन हुआ और शुरू में जो इन्फैचुएशन था वो फुल फ्लेजेड लव अफेयर हो गया। अच्छा, मैं देख ही रहा था, थोड़ा संकोच था मेरे मन में। मेरी दीदी जो बड़ी बहन है, मेरी सबसे बड़ी बहन है, हम 4 भाई बहन हैं, वो इंडोनेशिया में रहती हैं, तो शी कॉल मी और उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई चल रही है, भारी बैठ के देखता रहेगा, इसमें कूदेगा। अच्छा, बहन ने खुद कहा? हाँ, और उसने बोला कि ऐसा है, बच्चे बच्चे सब हम लोग देख लेंगे, तू ना ये कर, इसमें कूद, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी। कि हमारे सामने इतिहास एक मोड़ पर, एक मुहाने पे खड़ा था, देश को हमारी ज़रूरत थी
और हम हिस्सा नहीं ले पाए। यूजुअली हमें देखते हैं कि परिवार वाले लोग, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, वो बचते हैं कहीं ना कहीं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप राजनीतिक आंदोलन में, क्या आंदोलन में हिस्सा ना लें, बचते हैं इससे कि भैया ये तो एक झमेला है। ये बड़ा अनयूजुअल है कि एक बहन खुद अपने भाई को कहे कि भैया शामिल हो, कोशिश कर जो कर सकता है। हाँ, मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, घर में सभी लोग, मतलब लोगों ने देखा, किसी को पता नहीं था। और मैं ऐसे परिवार से नहीं आता हूँ जिसकी कोई बहुत सेविंग्स हो या कोई बहुत ऐसी ज़िंदगी कट सके। नौकरी पेशा लोग हैं। मेरे फादर भी एक गजेटेड ऑफिसर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन जब वो हुआ तो शायद सभी लोग चाह रहे थे कि इस बदलाव में हिस्सा लेना चाहिए। लोगों ने सवाल ज़रूर पूछे, लोगों ने पूछा कि कैसे होगा, तो हम सब ने कहा देखेंगे, हो जाएगा कुछ कुछ। और ऐसे अचानक एक सेटल्ड लाइफ से एक बतौर जर्नलिस्ट आप इस्टेब्लिश थे और अचानक आप सोचते हैं कि नहीं, नौकरी छोड़ो, अब इस आंदोलन में आना, देश बदलना है, देश को ज़रूरत है। तो हमें लगा कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है जो अभी तक चल रही है। तब ये पता लगा कि ये जो क्रांति की ज्वाला, ये लगातार जलनी चाहिए। क्रांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी 2 साल होगी और एक ऑब्जेक्टिव को लेके होगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है जिस संपूर्ण क्रांति की बात हम लोग करते हैं, जिस मुकम्मल क्रांति की बात करते हैं, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें रुकना नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बिट कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस देश को, अपने आसपास के समाज को, अपनी दुनिया को देना होगा। तभी हम बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो फिर किसी भी तरीके का हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ है जो अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं शालीन भाई, आंदोलन के दौरान जब हम दौरे करते हैं तब मिलते हैं, उसी तरह का उत्साह दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वो सारे आम लोग थे जो इकट्ठा हुए, आम आदमी थे जो इकट्ठा हुए इसी तरीके से। इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, इट्स अ बंच ऑफ पीपल हु हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। सबकी जिंदगियों में इसी तरह की कहानियाँ हैं। जी, जर्नलिज्म के दिनों की कुछ कहानी सुनाएं। जर्नलिज्म मेरा बड़ा शौक था। मैं जब ये शुरू हुआ, मैंने सोचा कि स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल की ज़िंदगी में जाना था, तो मुझे जर्नलिज्म से भी इसी तरह का प्यार हुआ। और मैं कानपुर शहर में रहता था, तो वहाँ पे जो अखबार थे उनके दफ्तरों में जाता था, वहाँ लेख लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। अरुण शूरी साहब के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से बहुत प्रभावित था, उनके कॉलम्स पढ़ता था, उनको फ़ोन करना शुरू किया और उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे और गाइड किया मुझे। तो आपको बताऊं, मैं 12वीं में ही दिल्ली भागा जर्नलिस्ट बनने के लिए। अच्छा। तो मैं अरुण शूरी साहब के घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक समय होता है, अगर आपको पत्रकार बनना और कुछ करना है तो आप ग्रेजुएशन तो करके आइए। मैं वापस गया, 3 साल ग्रेजुएशन किया और जैसे ही ख़त्म हुआ मैं वापस दिल्ली भाग आया जर्नलिस्ट बनने के लिए। तो मैं एक शादी के लिए 2 बार फरार हुआ 2 बार भागा, तब जर्नलिस्ट बना। और बहुत एक्साइटेड था जर्नलिज्म के लिए। और उस तरह से चूंकि अरुण शौरी साहब से प्रभावित था तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी काफ़ी किया। और तब पता चला कि दरअसल इंडियन एक्सप्रेस क्यों लिखता है जर्नलिज्म ऑफ करेज, जर्नलिज्म और करेज का क्या रिश्ता है। और तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें, जो चीज़ें मुझे इंस्पायर कर रही थी, वो आज भी उतनी रेलेवेंट है। जैसे हमने फिर अपने आंखों के सामने जर्नलिज्म की हत्या होते देखी, जिस तरह से वो ख़त्म होते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये इशूज़ अभी भी उतने रेलेवेंट हैं, अच्छे जर्नलिज्म की अभी भी उतनी जिम्मेदारी है। पर फिर हुआ यूँ कि करीब 18-19 साल जर्नलिज्म करने के बाद मुझे लगा कि डायरेक्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो हम डायरेक्ट इंटरवेंशन में आ गए। हमने सोचा कि जन आंदोलन से जुड़ना ज़रूरी है। इस नौकरी में रह के वो काम नहीं हो पाएगा, हमारे हाथ में जो हथियार है वो इतने मजबूत नहीं है। और आप उस समय भी इतने ही करेजियस थे जितने आगे। हाँ, शानदार। मुझे लगता है कि आदमी एक ही होता है, चाहे वो खिलाड़ी बने, चाहे वो माउंटेनियर बने, चाहे वो गोल्फर बने, चाहे वो फौज में चला जाए, वो जन आंदोलन में आ जाए। आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ करने के लिए अपने अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फील की ज़रूरत होती है। तो वो जब होता है, तो जैसे आपके बारे में, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। मैं सोचता हूँ कैसे नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई से आप जुड़े और आपने अपनी ज़िंदगी उसमें दे दी। तो वो जर्नलिज्म में जब आप होते हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, बहुत थ्रेट्स होती हैं। आपको लगता है इतने बड़े माफिया से टकराना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और फिर आप करते हैं। और जब आप उस हिम्मत से काम करते हैं, तब आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, आज उतना समय नहीं मैं आपको जर्नलिज्म की स्टोरी सुना पाऊँ,
बरखा मेरी एडिटर थी, बरखा दत्त। हम लोग BMW केस की तफ्तीश कर रहे थे और ये एकदम इम्पॉसिबल हो गया था कि हम उसको ब्रेक कर पाएंगे। पहला चरण हमने कर दिया था, जो बड़े बड़े लॉयर्स थे उन्होंने हमको सू कर दिया था, NDTV प्रॉब्लम में था। तो एक दिन बरखा ने मुझे कहा कि दीपक आप ये कर सकते हैं, चाहे 6 महीने लग जाएं, आप ऑफिस मत आइए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए आप इस केस को क्रैक कीजिए, उनको एक्सपोज कीजिए। कोई क्लू नहीं था, कोई लीड नहीं थी। मैं 3 फोटोग्राफ लेके शिमला चला गया और अंत में जो हमने ब्रेक किया वो इतना बड़ा स्टोरी था कि उस वक्त देश के जो सबसे नामचीन वकील थे उनकी सीनियरिटी लूज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन हमने पहले नहीं देखी। तो जब आप करने चलते हैं तो पूरी प्रकृति आपके साथ आ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपको मदद करने आते हैं। सुनने में आता है एक बार आप स्टिंग के दरमियान डॉन भी बने थे कुछ? हाँ जी, एक बड़ा रैकेट चल रहा था एक्चुअली पंजाब में, लुधियाना में। हाँ। एक जो बुलेट प्रूफ शील्ड वगैरह बनाते हैं, अच्छा, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बनाते हैं, लीगल? नहीं लीगल। अच्छा, तो उनका एक रैकेट ये चल रहा था कि वो गवर्नमेंट वगैरह के लिए तो बना ही रहे थे, डिफेंस को सप्लाई कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम दे वर आल्सो सप्लाइंग इलीगल बुलेट प्रूफ व्हीकल्स टू माफिया डॉन्स। तो मैं एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का डॉन बन के गया। मेरे पुलिस के दोस्तों ने मुझे अपना एक गनर दिया, वो AK-47 लेके मेरे साथ वो मेरा गनर बना और एक मेरा दोस्त और वीपन लेके गया और हम लोगों ने उनसे डील स्ट्राइक की और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनने उत्तर प्रदेश के जो बड़े कुख्यात लोग थे, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, उनको कैसे उन्होंने व्हीकल्स दिए। उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी बताए कि इनको भी हमने इलीगली सप्लाई किए हैं और उन्होंने हमें 2 व्हीकल्स बेचने का सौदा किया, स्टिंग किया हमने, फिर उनको एक्सपोज किया। CNN IBN का ये स्टोरी था। तो वो सारा निकल के आया, तो बहुत मज़ेदार था, बहुत रिस्क था। हम लोग शूट करने जाते थे तो इस तरह चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े होते थे। उसके बीच में हम जब करके आए, हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू ऑल्सो डू अ P2C फ्रॉम देयर, पीस टू कैमरा। और हमने कहा लेट्स डू इट। तो हम लोग वापस चले गए, उन्होंने जो किया था और उतने सारे लोगों के बीच में हमने एक ड्रामा किया एज इफ हम पूजा कर रहे हैं और उसके बीच में ही हम लोगों ने P2C भी किया। वो स्टोरी बहुत हिट हुआ। अच्छा। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा किक मिलता है जब आपको लगता है कि आप जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की है, जो सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर, उनको आप अपने जर्नलिज्म से उनको एक्सपोज करते हैं और पूरी सिस्टम की आंखें खोलते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त किक मिलता है। क्या बात, काफ़ी इंस्पायरिंग। तो कैसे आपने जर्नलिज्म की नौकरी छोड़ी, कैसे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मन हुआ आपका? उस समय परिवार के बीच में क्या चल रहा था, कैसा रहा सब? हाँ देखिए, परिवार तो ज़्यादातर ये जानता था कि मैं जब स्टोरीज़ वगैरह करने जाता था तो बहुत स्टोरीज़ वगैरह डिस्कस नहीं करता था कि क्या स्टोरी करने जा रहा हूँ। अपन एक मिशन में चले जाते थे, जब वो टीवी पे आती थी तभी पता चलता था कि कोई स्टोरी हो रही। इधर जब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, मैं गया, मैंने इसको देखा और हम सब के दिलों में जैसी धड़कन आपने महसूस की थी वैसी मैंने महसूस की थी, वो चल रहा था। अन्ना प्रशांत भूषण जी के फ्लैट पर थे और ये था कि सरकार शायद उनको गिरफ्तार कर लेगी। मयूर विहार की बात? जी 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 जी। उस रोज़ मैं होम मिनिस्ट्री में था, मैं मैचे कवर किया करता था, होम मिनिस्ट्री कवर किया करता था। वहाँ मुझे किसी अफसर ने हिंट किया कि अन्ना को हम कल सुबह गिरफ्तार कर लेंगे। तब मुझे नहीं पता क्या हुआ मुझे, ये हमारे जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ था। मैं एक तरफ से काम कर रहा था और मैं बहुत ही एथिकल जर्नलिज्म के फेवर में रहा हूँ हमेशा, पर मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं वहाँ से चुपचाप निकला, मैंने अपनी कार उठाई और मैं ड्राइव करते हुए हवाई जहाज़ की तरह सीधे कौशाम्बी पहुँचा। और इत्तेफाकन वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी थे उस वक्त ऑफिस में, तो मैं उनके यहाँ गया। तब हमारा रिश्ता एक लीडर का और एक वॉलंटियर का रिश्ता नहीं था, तब एक जर्नलिस्ट का और ऐसे रिश्ता था। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि अरविंद जी, वो अन्ना को कल अरेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने, अरविंद जी को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मैं आपको हंच नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं मैचे से आ रहा हूँ, मुझे ये पक्का पता है कि कल ये इस तरीके का होने वाला है। थोड़ी देर चर्चा हुई, इसके बाद अरविंद जी कौशाम्बी ऑफिस में नीचे आए फर्स्ट फ्लोर से और एक छोटा सा जुलूस हमारा निकला। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एक स्टूल पे अरविंद जी ने खड़े होके गज़ल गाई दुष्यंत की कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। और मुझे लगा हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम लोग कोई होंगे 30-35 लोग होंगे, मैं भी उस
भीड़ में खड़ा हुआ था 30-35 लोगों के साथ। अरविंद जी एक छोटे से स्टूल पे खड़े होके ये गज़ल गा रहे थे, हम सारे लोग गुनगुना रहे थे और मैंने भी गुनगुना चालू किया। मैं उस दिन इस आंदोलन में पूरे तौर पे फॉर्मली आ गया इसके कुमार की जी 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 के साथ। हाँ हाँ। तो इस तरह से फिर अगले दिन जो हुआ वो आपको पता ही है। तो वही था जिस समय अरेस्ट हुआ, हम अन्ना के लिए जूस लेके आ रहे थे जी 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 और लिफ्ट में हमारे साथ पुलिस के लोग भी चले। हमने हाँ बोला जी। भैया हम जूस देने जा रहे हैं। बोले रुको 1 मिनट। हाँ और साथ में वो लिफ्ट में चले जी और हम अन्ना को जूस भी नहीं पिला पाए क्योंकि अनशन शुरू करने से पहले जी 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 वो आखिरी जूस लेना चाहते थे। बहुत ही यादगार समय था और आज भी ऐसी बहुत सारी यादगार स्टोरीज हम रोज़ कलेक्ट कर रहे हैं आप जैसे दोस्तों की मदद से। तो आम आदमी पार्टी में भी आप बहुत सारे पदों पर रहे। आपने अरविंद जी का सेक्रेटेरिएट संभाला। एक जर्नलिज्म आपके अंदर जिंदा रही है, जर्नलिस्ट आपके अंदर जिंदा रहा। जब आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए उसके बाद कैसे कैसे घटना चक्र चला? बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी। अरविंद जी से मुलाकात हुई फॉर्मली ज्वाइन करने के लिए। आपको याद है गिरनार में उनके अपार्टमेंट में ये हुआ कि अब फॉर्मली ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ। अरविंद जी ने कहा कि आप नौकरी छोड़ दो। अच्छा। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ दूँ? बोले हाँ, ये बच्चे ना सब भगवान पालता है, ये हम लोग के मन का भ्रम है कि हम लोग पाल रहे हैं। मनीष जी भी बैठे हुए थे वहीं उनके अंदर बेडरूम में। अरविंद जी थे, मनीष जी थे, मैं था। बोले देखो मनीष को देखो, मुझे देखो, हम लोगों ने नौकरी छोड़ दी, हमारे बच्चे तो पल गए, है ना, देश को ज़रूरत है, आप नौकरी छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ, मैं ब्यूरो चीफ हूँ, तो मुझे तो हैंडओवर देने में 1 महीने का टाइम लगेगा। कौन सक्सेसर होगा, किसको हैंडओवर दूंगा, तो मैं अपने एडिटर से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। बस इसके बाद फिर मनीष जी के साथ था उनके पटपड़गंज ऑफिस में मेरा ख्याल दूसरे तीसरे दिन, और उन्होंने सारे जर्नलिस्ट को एक मैसेज कर दिया कि कोई अगर सवाल आपको पूछना है, क्वेरी करनी है, तो आप दीपक भाई को फ़ोन कर लें, उनका नंबर ये है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे बताया, मैंने कहा कोई लैपटॉप है क्या? तो जो लैपटॉप था मैंने तुरंत ही खोला और अपने ऑफिस को अपना रेजिग्नेशन लिख के भेजा। माय एडिटर कॉल, ही सेड आर यू मैड? तो मैंने कहा कि हो गया, अब तो हो गया। बट मेरे साथी बहुत प्यार करते थे, मेरे एडिटर, मेरे जो चैनल चला रहे थे वो सारे लोग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ किताब लिखूंगा 100 डेज ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट। तो उन्होंने मुझसे कहा लिख के आ जाओ। तो आपको पता फिर 100 डेज तो हुए नहीं पीपल्स गवर्नमेंट के, 49 डेज ही हुए थे। लेकिन वो फिर आने का मैंने तय कर लिया था। मेरे एडिटर बहुत जहांगीर पोचा, ही इज़ नो मोर। तो उनसे मैंने कहा, सबसे पहले उनसे जैसे कन्फेस करते हैं ना किसी प्रीस्ट को जाके, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मोहब्बत हो गई, मैं तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। बोले यू विल बी सरप्राइज टू नो, ही सेड गो विद योर आईज क्लोज्ड एंड इफ यू कंटेस्ट इलेक्शन आई विल डोनेट 1 लाख रुपीज। अरे वाह, दैट्स व्हाट ही सेड। तो वो ही वाज अ ग्रेट सपोर्ट। और किसी ने मुझे डिसवेट नहीं किया, किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं किया। सवाल जरूर पूछे कि घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। और बहुत ही टफ टाइम भी आया, फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम आया। कई बार हम लोगों ने चीज़ें खड़ी करने की कोशिश की, वो सारी बिखर गई। इनकम के जो सोर्सेज थे वो सारे ड्राई अप हो गए, सेविंग्स सारी डिप्लीट हो गई। ये ऐसे टाइम आए। लेकिन बाद में वो अरविंद जी की बात जो है ना, मैं फिर सोचता हूँ, उन्होंने कहा था ये बच्चे सब भगवान ही पालता है, तुम बड़े काम में लगो। मैं तो एक बड़े गीता पाठी परिवार से आता हूँ। तो आपने LIC में देखा होगा योगक्षेम महाम्यम लिखा हुआ है। तो योगक्षेम महाम्यम भगवान कृष्ण की लाइनें हैं। उन्होंने गीता में कहा है कि योग यानी जो तुम्हें प्राप्त करना है, क्षेम माने जो तुमने प्राप्त किया उसकी रक्षा करना है। ये दोनों काम मेरे हैं, ये काम मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरे काम करो। अनन्य आश्रित माम ये जना पर्युपास्ते। यस नाम योगक्षेम महाम्यम। तो वो मुझे लगता है कि वो सच है। अगर आप समाज के काम में लगते हैं तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं है पर काम अपना चल जाता है। कई बार छोटी छोटी कंसल्टेंसी चालू की, कुछ काम किया, कुछ छोटे छोटे, और चल गया, सब ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता इसकी करनी नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो जो यंग लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, काम चल जाता है। और अभी तक अगर आप देखें
चाहे वो गांधी हों, चाहे वो विनोबा हों, चाहे ये तिलक हों, ये सारे सामान्य लोग थे और इनका जीवन चल गया। ये ऐसा नहीं हुआ कि मतलब विवेकानंद जी अपने मेमोइर्स में लिखते हैं कि किस तरह गरीबी और तंगी से उनको गुजरना पड़ा उनके परिवार को, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो बड़ा मकसद है उसके लिए अगर काम करने के लिए आप एक बार भी सोचेंगे तो ज़्यादती करेंगे अपने आप से। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात। अब जब आपने नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे तो मुझे मेरा किस्सा याद आ रहा था। हाँ मैंने अपने ऑफिस में 7 दिन की छुट्टी मांगी थी। हाँ। और मैं अपैरल हाउस में काम किया करता था। जी। और मुझे कहा गया कि भैया 7 दिन तो नहीं है, अभी ऑटम विंटर सीजन की प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। ये बात है अप्रैल के आंदोलन की। जी 5 अप्रैल से जो आंदोलन शुरू हुआ था 2011 में। जी उससे पहले मैं काम कर रहा था एज ए वॉलंटियर। जब नौकरी छोड़ने के मन में कुछ नहीं था, पता नहीं था नौकरी छोड़ेंगे। उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा 2 दिन ले लो, उसके बाद आ जाओ। 2 दिन की छुट्टी हुई, अगले दिन का काम मिला हुआ था, तो मना कैसे करें। तो काम ले लिया मैंने। अब सुबह उठा तो ऑफिस से कॉल आने शुरू हो गए, कितने बजे पहुंच रहे हो। अब मेरे को उधर से काम भी सबमिट करना है। तो मैंने ऑफिस को बोला मैं आपको एक ईमेल करके बताता हूँ। और वो ईमेल मेरा उस कंपनी के साथ आखिरी कम्युनिकेशन था। मैंने वो मैसेज उनको छोड़ दिया कि मैं आज से रिज़ाइन दे रहा हूँ, आपका लैपटॉप और आई कार्ड में भिजवा दूँगा। और उसके बाद से सफ़र शुरू हुआ। मैंने वापस कॉर्पोरेट नहीं ज्वाइन किया। वाह, आइए बैठते आइए। शालीन भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं। गीता मैं 2 पुस्तकों के बारे में बताता हूँ। मैं 10वीं में था तो मैंने एक किताब खरीदी, खलील जिब्रान की द प्रोफेट, और वो मैंने फिर 20 साल बाद पढ़ी। अच्छा। पहला चैप्टर पढ़ा, समझ में नहीं आया, मैंने रख दी। फिर 20 साल बाद मैंने वो किताब पढ़ी, 20-22 साल बाद वो किताब पढ़ी। मुझे लगा कि दुनिया की बेहतरीन किताबों में किताब है। गीता भी आप पे खुलती जाती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, एक एक नई नई चीज़ निकलती जाती है, एक एक चीज़ का अर्थ निकलता चला जाता है। कल मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी, उतना समय नहीं मिलता। अभी उसने IIT JEE मेंस दिया, तो उसका रिजल्ट आया था। अच्छा। तो मैं सरमन कह लीजिए, मैंने उसको कहा कि अब हम लोग खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। अच्छा। हमारे घर में ना हम लोगों ने एक नियम बनाया कि पास होने की पार्टी है। अच्छा। मतलब कोई रैंक डिस्कस नहीं होगी। चाहे तुम लास्ट आओ, चाहे तुम फर्स्ट आओ, ना फर्स्ट के लिए शाबाशी मिलेगी और ना लास्ट के लिए तुम्हें कुछ कहा जाएगा। ठीक है ना। तो मैं बड़ा पॉपुलर हूँ अपने घर के बच्चों में, क्योंकि मैंने ये कहा हुआ है कि ये चूहा दौड़ में ना, रैट रेस में नहीं दौड़ना है, रैंक्स आगे पीछे, नॉलेज के लिए पढ़ो। बहुत बड़ी बात। तो कल उसने कहा कि अच्छा बताइए 20 साल में आपको क्या लगता है कि 20 साल में आपको कोई बात पता होनी चाहिए थी और आपको नहीं पता थी, तो वो मुझे बताइए। तो मैंने उससे कहा कि गीता, इट डिड नॉट हैपन इन माई लाइफ व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड। और थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वो चीज़ें खुलती चली जाएंगी। जब आप अपने जीवन को समझ जाते हो ना, तो कमाल हो जाता है। तब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों यरवदा जेल में विनोबा भावे गीता का 18 दिन उपदेश कर रहे थे। आखिर क्यों इतना व्यस्त रहने के बावजूद। गांधी जी कहते हैं कि मैं ब्रश करता था तो एक श्लोक लिख लेता था और उसको करता रहता था और याद करता रहता था। क्या वजह थी कि तिलक इतने व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने गीता का भाष्य लिखा, गांधी ने गीता का भाष्य लिखा, विनोबा ने गीता के 2 भाष्य लिखे। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हैं, बल्कि इस पूरी धरती पे पैदा हुए हैं, हम लोग बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि गीता की धरती है, और आपने गीता जैसे अनुपम ग्रंथ को नहीं जाना, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो मेरे तो जीवन का आधार जो मुझे हर सवाल का जवाब ज़िंदगी का देती है, तो वो गीता है। तो मुझे लगता है उसी वजह से मुझे कोई कन्फ्यूज़न कभी नहीं रहा, कोई रिग्रेट्स नहीं लाइफ में। जब मैं जर्नलिज्म छोड़ रहा था तो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि बॉस, पूछने वाला था कि कुछ रिग्रेट तो नहीं आपके पास। आपने पहले ही उसका मेरे दोस्तों ने कहा कि बॉस, यू विल रिग्रेट, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जर्नलिज्म छोड़ने का, और बल्कि ज़िंदगी में किए किसी काम का कोई रिग्रेट नहीं है। तो रिग्रेट फ्री लाइफ होना है ना, वो गीता का कमाल है कि आप जो भी फैसला करते हैं, वो फैसला अगर वहाँ से आ रहा होता है, जब आप मैं क्या कर रहा हूँ उसमें बहुत मज़ा है, और उससे क्या निकल के आने वाला है इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी आसक्ति नहीं है। तो योर लाइफ बिकम सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। क्या बात। तो वो बड़ा कमाल हो जाता है। कोई एक श्लोक जो आपको विशेष ऊर्जा देता हो भगवत गीता का? हाँ,
मेरा ख्याल देखिए 700 के 700 श्लोक बड़े कमाल है और अलग अलग चीज़ अलग अलग वक्त पे वो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं। लेकिन जैसे अभी हम कह रहे थे कि पहले से आखिरी श्लोक तक, तो जो आखिरी श्लोक है गीता का, वो मुझे लगता है कि वो जिसने कुछ भी गीता में नहीं पढ़ा, वो अगर उस श्लोक का मतलब समझ ले और उस श्लोक को पढ़ ले तो मुझे लगता है सारी उसको चीज़ें मिल जाती हैं जो आप कि यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनंजय तत्र श्री विजयो नीतिर मामा, जो संजय ने कहा है, तो वो ऐसा श्लोक है कि जहाँ पर धनुर्धर कृष्ण यानी घोर कर्म करने वाला व्यक्ति हो और उसको उसके ऊपर संबल ईश्वर का हो, गीता का हो, यानी योगेश्वर कृष्ण हो, तो वहाँ पर ये 4 चीज़ें जिसमें सक्सेस भी है, अपरंपार बल भी है, जिसमें कीर्ति भी है, नीति भी है, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपने आप पीछे चल के आती, इनके पीछे भागना नहीं पड़ता है। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि योग क्षेम महाम्यम, कि तू अपने लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करने, जमा करने और उनकी रक्षा में बाकी टाइम लगाने में ये वेस्ट मत कर, ये दोनों मेरे काम है, भगवान कहते हैं। बिल्कुल। तू मेरा काम कर। और जब मेरा कभी कोई काम नहीं होता ना जी, तो मैं अकेले बैठ के लड़ता हूँ भगवान से जी, कि भैया तुमने कहा तो कह तो दिया, हाँ, और नौकरियां छुड़वा दी तुमने, इतना अप एंड डाउन दिखा दिए, हाँ, अब योगक्षेम क्यों नहीं वहन कर रहे? हाँ, तो वो काम तुरंत हो जाता यदि मैं दिल से रहूँ, दिल से लड़ूँ। जी 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 जी। रोते हैं कभी कभी आप? कभी मन में आता है ऐसा कुछ? हाँ, ये बड़ी अजीब सी बल्कि हंसने वाली बात है कि मैं अपने आप को अपने परिवार के सामने, और बड़े बड़े आप डिसीशंस लेते हैं, बड़ी स्टोरीज करते हैं, डेयरिंग काम करते हैं, पर आपके अंदर एक बच्चा रहता है और आप रो देते हैं। मैं तो 50 बार रो पड़ा, और कब हमारे पहला रिजल्ट आया मैं रो पड़ा, अन्ना अरेस्ट हुए तो मैं रो पड़ा, जब दूसरी बार रिजल्ट आया मैं रो पड़ा, जब अरविंद जी ने दूसरी बार, मुझे याद है, पटेल नगर ऑफिस में लोगों को एड्रेस किया और जब उन्होंने चीटी की कविता पढ़ी मैं रो पड़ा। क्या बात है? मैं रो पड़ा। अभी हम चुनाव जीत रहे थे, मैं टीवी पे बैठा हुआ था और मनीष जी ऐसा लगा कि शायद हार जाएंगे, मैं रो पड़ा। और जब वो जीत पड़े तो मैं ऑन एयर रो पड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे मौके आए, और मुझे लगता है कि पहली शर्त है एक कंप्लीट आदमी होने की, एक पूरा आदमी होने की, कि आपका दिल जो है वो हमेशा ऐसे ही भरा रहना पड़े कि जरा में आपको रोमांच हो और जरा में आप रो पड़े, है ना। संवेदना ही है जो मुझे चलाती है कम से कम। तो इसी वजह से वही आदमी आता है। अगर आप निरपेक्ष ऐसे हो जाएंगे ना, आपके अंदर संवेदना खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको कोई बड़े फैसले करने की जरूरत नहीं, रोबोट हो जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। आप सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने किसी और को दे रखी हैं, ऊपर वाला देखता है। और मैं खूब रोता हूँ, बहुत खुश भी होता हूँ, कभी खुशी से रोता हूँ, कभी दुख से रोता हूँ। तो कई ऐसे मौके आए, मैंने कुछ बताया आपको। क्या बात है। तो इस किताब के बारे में बताइए, कैपिटल कंटेस्ट, जो हाउ आप एंड केजरीवाल वोन दिल्ली, दीपक वाजपेयी एंड सिद्धार्थ पांडे। ये बड़ी मज़ेदार किताब है। ये सिद्धार्थ पांडे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। एनडीटीवी में मैं और सिद्धार्थ दोनों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में थे, और हमने साथ में काम किया। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जिन बहुत बेहतरीन लोगों को मैं जानता हूँ, शानदार इंसानों को मैं जानता हूँ, उसमें सिद्धार्थ हैं। जब ये किताब मुझे लिखनी थी, मैंने सिद्धार्थ से कहा कि एक समस्या है कि ये जब किताब में लिखूंगा तो मैं वॉलंटियर ना बन जाऊं, एक जर्नलिस्ट छड़ी लेके वहाँ पे खड़ा रहे, क्या बात, इसलिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी साक्ष्य की तरह। हाँ बिल्कुल। जरा भी मैं भटकूं, जब भी तुमको लगे कि कोई अकाउंट क्रेडिबल नहीं है, या मैं लॉपसाइडेड एक अकाउंट दे रहा हूँ, तो तुमको वहाँ रहना है, और ताकि इस किताब की, इस अकाउंट की क्रेडिबिलिटी हो, लोग इसको एक विश्वसनीय किताब माने। क्या बात। तो इसलिए सिद्धार्थ को मैं लेके आया, और वो जरा भी इसमें रियायत नहीं देते हैं। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझसे मेरे बॉस ने पूछा, मेरे एडिटर ने पूछा, और तमाम लोगों ने पूछा कि क्यों छोड़ रहे हो तुम। तो मेरे पास एक्चुअली कोई जवाब था नहीं इस तरह का। तो अपने एडिटर को तो मैंने कन्फेस किया, जहांगीर पोचा साहब को, कि भाई मुझे तो मोहब्बत हो गई है आम आदमी पार्टी से, मैं क्या करूं। लेकिन मैंने लोगों से कहा कि मैं किताब लिखने जा रहा हूं,
आई राइट अ बुक ऑन 100 days ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट। ये सरकार बनेगी और 100 दिन कैसे काम करेगी, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। और शालीन भाई क्या कमाल कमाल चीज़ें देखी हमने। यानी एक सरकार जनता दरबार करती है और आपको ध्यान है वो आपने देखा है, मतलब देखा भी है। आप ये देखिए कि नायक फिल्म जो कि तमाम चीज़ों को ड्रामेटाइज कर रही थी, मतलब आप जब हम फीचर फिल्म बना रहे होते हैं, तब हमारे पास एक खुला कन्वास होता है। मतलब उसकी चारों तरफ कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं जिनके अंदर रह के हमें कुछ बनाना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी वो लोग नहीं सोच पाए जनता दरबार क्या था, रोमांच हो गया, हजारों लोग। तो पीपल्स गवर्नमेंट के ऊपर किताब करने का मन था, लेकिन वो 100 days कंप्लीट होने से पहले वो आपको पता है कि 49 दिन वो सरकार चली। तो ये था कि एक किताब करनी है, मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो ये किताब हम लोगों ने हम सोच ही रहे थे, फिर रूपा ने संपर्क किया कि ये किताब करनी है। और हमारे एक दोस्त हैं अरुणोदय, वो उन्होंने मुझे कहा कि आपको किताब करनी चाहिए रूपा के लिए ये। और मैं सोच ही रहा था, तो इस आपको इस किताब करने का मज़ा आप महसूस कर सकते हैं। मुझे लगा कि 1983 वर्ल्ड कप जब हुआ था और हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, तो उसके टीम मेंबर होने पर जो खुशी हुई होगी ना, जो रोमांच हुआ होगा, जो पागलपन होगा, जो मैडनेस होगी, क्रेजी, वो इस किताब के अंदर वो खुशी मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की है कि कैसे थोड़े से छोटे से लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और वो दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, सारी चीज़ें और पता नहीं व्हाट नॉट, चाणक्य एंड ऑल दैट, सब कुछ मास्टर स्ट्रोक्स, और हम बिना किसी, मतलब हमारे पास ना कोई क्राफ्ट था, ना कोई, हमारे पास सच्चाई के अलावा था क्या। तो ये एक एसिड टेस्ट था हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का, कि क्या तमाम तकनीक के बाद, तमाम इन आरोपों के बाद कि अब ये चुनाव तो पैसे का चुनाव हो गया है, अब ये चुनाव तो बाहुबलियों का चुनाव हो गया है, अब तो ये चुनाव मैनेजमेंट करने वालों का चुनाव है, इन सारी बातों के बावजूद क्या हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जिंदा है? क्या अभी भी लोग अपने मन से वोट करते हैं? क्या अगर लोगों के मुद्दों की राजनीति की जाए, कोई फॉर्मूला राजनीति ना की जाए, इसके बावजूद भी क्या आप चुनाव जीत सकते हैं? ये इसका टेस्ट था। तो बड़ा मदद, और चूंकि मैं इन सारी स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व था किसी ना किसी स्तर पे, तो हमें रोज पता लगता था कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, किरण बेदी जी उनकी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगी। हम लोग सोचे थे कि क्या होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तो क्या हुआ उस दिन, ये उसके बारे में बात करती है। ये बात करती है कि जब आम आदमी पार्टी बनने वाली थी और ये लग रहा था कि अन्ना क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनसे मुलाकात होती है अन्ना की और बात होती, उसका इसमें हवाला है। हम लोगों की ज़िंदगी रोमांच से भरी रही है। एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो एक मोमेंट में फ्रोजन है। उनकी ज़िंदगी में इतना रोमांच है जितना किसी सॉकर के मैच में नहीं हो सकता, जो किसी फुटबॉल मैच में नहीं हो सकता, जो किसी वॉर फ्रंट पे नहीं हो सकता, वो रोमांच हमारे जीवन में हुआ है। आम आदमी क्या कर सकता है? अगर वो एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, अगर वो चांद पे जा सकता है, तो वो ये तथाकथित चाणक्यों को एक नहीं 3 बार पटक भी सकता है। तो ये जो जादू हुआ है, और हमारी सरकार कैसे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैसे पूरे देश में ये मैसेज भेज दिया, जिससे आज बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े धन्ना से डरते हैं कि अब राजनीति बदलेगी और लोगों के विषयों पर राजनीति होगी, एडुकेशन के विषयों पर राजनीति। मैं 20 साल जर्नलिस्ट रहा हूँ शालीन भाई, मैंने कभी नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री का इतना साहस जिसने कहा हो कि अगर आपको लगे मैंने काम किया तो वोट देना, वरना वोट मत देना।
मैंने वाईएसआर राजशेखर रेड्डी को भी देखा मैंने, बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मैंने और लोगों को देखा 3-3, 4-4 टर्म जो मुख्यमंत्री रहे। मैं बंगाल गया, लेफ्ट की वहाँ 40 वर्ष सरकार रही, लेकिन इतना साहस किसी भी मुख्यमंत्री का मैंने नहीं देखा जो ये कहे कि अगर आपको लगे कि मैंने जो वायदे किए थे, मैंने काम किए थे, अगर वो नहीं पूरे किए तो मुझे वोट मत देना। हर बार जब चुनाव आता है तो एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को एक मुद्दा इन्वेंट करना पड़ता है कि इस बार हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने, इन लोगों ने और हमारी सारी सरकार ने, हमारी सारी पार्टी ने ये पूरे देश में एक मैसेज भेजा है कि लोगों के मुद्दों पर चुनाव होगा और काम के ऊपर चुनाव जीते जा सकते हैं। इससे बड़ी घबराहट है, इससे बड़ी घबराहट है बड़ी पार्टियों में, बड़े नेताओं में। उनको लगता है अगर ये हो गया, शालीन भाई आप इस पे कितना विश्वास करेंगे? आप सरकार के भीतर काम करते हैं, पर मैं नहीं मानता कि आप सरकार के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इस देश में सरकारें चलती हैं, इस देश में सरकारें ऐसे चलती हैं। अब आप एक सरकार में काम करते हैं, आप दिन भर भूत बन के काम करते हैं, लेकिन सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। मुख्यमंत्री को कुछ भी डे टू डे गवर्नेंस का बहुत पता नहीं होता है। अच्छा। वो अपना मैंडेट अपने अफसरों को बता देता है कि बॉस ये मैंडेट है, कोई फ्रेश आइडियाज है डिस्कस कर लो, बाकी फायर फाइटिंग करो एंड डोंट कम टू मी फॉर गवर्नेंस, डे टू डे गवर्नेंस, न्यू आइडियाज, इस पे नहीं बात करनी है। बाकी सरकार बाबू चलाते हैं, हम पॉलिटिकल काम करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। वो यहाँ प्रचार करेंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, अपना पॉलिटिकल एजेंडा ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह की गवर्नेंस आम आदमी पार्टी करती है कि हम फरिश्ते स्कीम लाएंगे, उसमें ये हो जाएगा और ऐसे कर देंगे, एक्सीडेंट होगा तो सारा खर्चा सरकार उठा पाएगी, ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अच्छा, तो अगर हम पानी फ्री कर देंगे तो जल बोर्ड डूब जाएगा, पहले से घाटे में नहीं डूबेगा, हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बिजली को फ्री कर देंगे तो क्या हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे? नहीं ख़त्म होंगे, ये वाइबल है, किया जा सकता है, इसके बाद भी हम डेफिसिट में नहीं जाएंगे। इन सब चीज़ों में किसी सरकार में कोई चर्चा नहीं होती है, पूरे देश में नहीं होती है। अच्छा। कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है, ये केवल आम आदमी पार्टी सरकार करती है। उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक बेचारे पूरे देश में चुनाव के लिए जा रहे हैं। वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें पता नहीं होता है, जब एक अस्पताल में 68 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं तो उन्हें फोन जाता है कि सर वो इसी तरह से हो गया है और गलती किसी की नहीं है। फिर वो तीसरे दिन चौथे दिन कोई बयान देंगे या कुछ करेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, मतलब तो मीडिया मैनेजमेंट से। लेकिन हाँ, कुल मिला के आपने हेडलाइंस मैनेज करनी है, फायर फाइट करना है, और सीएम के पास तो बहुत देर में जाना है। लेकिन यहाँ एक उल्टी किस्म की सरकार चल रही है जिसका आप हिस्सा है, हम हिस्सा है। तो ये एक्चुअली ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है जिसके और लिए यहाँ हमारे ग्रुप्स पर हाँ सीएम उसमें देखते हैं कि कोई अधिकारी कोई शिकायत कर रहा है, उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मोहल्ला क्लिनिक के ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें यदि कोई भी शिकायत है और यदि वो नहीं सॉल्व हो रही है तो हमें डर लगता है कि वो सीएम साहब पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। हर डेली की मॉनिटरिंग, और वो रिएक्ट करते हैं, वो सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, एसओपीज को देखते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने काफ़ी करीब काम किया अरविंद जी के, मैं सोचता हूँ कि इनके पास कितने घंटे हैं, मेरे पास 24 हैं। मेरे जैसे शायद 200 डिपार्टमेंट वो देख रहे हैं, एक डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ, तो वो बार बार एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपके पास आते हैं। ये हुआ, ये हो गया, इसमें क्या गड़बड़ हुई, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वो इतने सारे लोगों के पास जा रहे होते हैं। वो आपके मैसेज का जवाब रात को 3 बजे, 3:30 बजे, आपको 5:45 बजे कॉल कर सकते हैं, 6:45 बजे। तो आपको पता नहीं होता कि इस आदमी के पास कितने घंटे हैं दिन में। सही में। लेकिन मैं आपको बहुत मैंने देखा है पत्रकार के तौर पे तमाम सारे मुख्यमंत्रियों से के साथ मुलाकात की, उनका काम करीबी से देखा। कोई मुख्यमंत्री इस तरह से काम नहीं करता है, पेन ही नहीं लेता। ना, कोई मुख्यमंत्री इस तरह से काम नहीं करता। हरियाणा के एक मुख्यमंत्री के साथ जैसे हम लोग करते थे अ डे विद द चीफ मिनिस्टर, अच्छा, तो हमें पता लगता कि भी मुख्यमंत्री सुबह उठा, इसके बाद वो गया, उसने बैडमिंटन खेला, उसने टेनिस खेला या गोल्फ खेला या जो भी वो करता है वो करा, इसके बाद आया और फिर ब्रेकफास्ट लिया, फिर एक जनता दरबार है उसमें बैठा। कोई सीरियसनेस नहीं है। जैसे हमने एक पीजीएमएस सिस्टम बनाया है,
जहाँ हर कंप्लेन का रेजोल्यूशन इंश्योर करने के लिए टीम है, हाँ लोग हैं, और जवाब नहीं देता होगा, है। हाँ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री आखिरी व्यक्ति है उसमें, उस चेन में। तो वो नहीं है। एक जनता दरबार हो गया, दरख्वास्तें इकट्ठी हो गई, कहीं गई नहीं गई, कुछ हुआ। और जनता दरबार में भी कोई कस्टोडियन नहीं है कि कोई रोक सकता है आपको सीएम से मिलने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और आपने देखा होगा, आप 3-3 यूपी में हमारे 3-3 गनर्स के साथ एक आदमी बैठता है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार कल गई है, इन्होंने कैसे एक टीचर को धमकाया वहाँ पे। तो आप देखते हैं पूरे दिन में, अगर आप देखते हैं गवर्नेंस को आदमी क्या दे रहा है, सही बात है। क्या समय दे रहा है। ये इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ्लॉ है। आप गवर्न करने के लिए लोगों को चुन के भेजते हैं और वो लोग गवर्नेंस के अलावा सारे काम करते हैं आपके एक्सपेंस। कितना बड़ा चीटिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इसको भर के दिखाया है कि आपकी सरकार आपके लिए काम कर सकती है। और ये मुश्किल ये है दूसरे लोगों के लिए। शुरू में वो ये कह रहे थे कि ये सब काम वाम करने से कुछ नहीं होता है, ये फ्लूक है, ये खत्म हो जाएंगे। अब लोगों को लग रहा है काम पर आप लोगों को वोट करते हुए देख रहे हैं। ये घबराहट है कि अगर ये हमें करना पड़ा तो फिर हम पॉलिटिक्स में रहेंगे क्यों। सही बात जी। तो इस पूरी किताब के की जर्नी के समय कोई ऐसा वाकया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो आप सुनाना चाहें, बताना चाहें? हाँ, बड़ी मज़ेदार बात हो रही थी। हम लोग जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने इसमें आप देखेंगे तो एक मैंने इसको चेस के गेम में, चूँकि चेस में मेरी दिलचस्पी रहती है, तो मैंने जो गेम ऑफ द सेंचुरी था उससे उठा के मैंने दिया कि कैसे 13 साल के का एक लड़का आता है, वो एक ग्रैंड मास्टर को वो हराता है। तो सारे वो जब बाजी लगी हुई थी तो लगभग फोरगोन कंक्लूजन था कि इस लड़के को हारना है। और वो लड़का आता है, ऐसे जैकेट डाली हुई है, कैजुअली 13 ईयर ओल्ड, आके ग्रैंड मास्टर के सामने बैठता है और अपना गेम चालू करता है। तो लोग उसको देख रहे होते हैं और वो अपनी क्वीन सैक्रिफाइस करता है। और क्वीन सैक्रिफाइस करने के बाद लोगों को लगता है तो गेम गया। फिर उसके ट्रैप में आके वो ग्रैंड मास्टर ऐसे फंसता है कि उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ता है। और लोग ये भी कहते हैं कि लोगों ने सोने के सिक्के उछाले उस पर कि क्या कमाल खेल हुआ। और जब चेस का खेल ख़त्म होता है ना, तो उसमें जो बाजी होती है उसकी एक एक चाल, एक एक मूव ना, वो रिकॉर्ड किया जाता है। वो खिलाड़ी की जो शीट होती है वो आज कितने $1 मिलियन की होगी जो उसने वो किया। ऐसे ही इस चुनाव में इतने बड़े बड़े जो चाणक्य थे, उनको अरविंद केजरीवाल की सिंपल स्ट्रैटेजी में वो कैसे फंसे, क्योंकि ये वो क्या चाल चलने वाले हैं, वो क्या उनका मूव होगा, ये कभी समझ ही नहीं सकते। ऐसे ही एक बात है कि हम इस चुनाव में क्या नैरेटिव होगा हमारा, इस पे चर्चा हो रही है। इस चर्चा में ये चर्चा हुई कि हम गवर्नेंस सुपरमैन के तौर पे अरविंद केजरीवाल का चर्चा करें कि कैसे वो एक गवर्नेंस सुपरमैन है। जो चीज़ें, इतना सिंपल दिखने वाला व्यक्ति जो लगता है हमारा बॉय नेक्स्ट डोर है, हमारे घर का व्यक्ति है, लेकिन जब वो गवर्नेंस करता है तो कैसे सुपरमैन बन जाता है वो। जैसे उसके 20 हाथ हैं। हेल्थ में जो वो कर रहा है पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पानी पे जो कर रहा है पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, बिजली पे जो कर रहा है पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कल तक जो लोग कहते थे तो पॉसिबल नहीं है, अब आपने देखा होगा अभी कल पंजाब सरकार ने कह दिया कि जी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कर दी। पहले कहते थे वो ये फ्री भी गवर्नमेंट है। अब उनको समझ में आया कि लोगों का पैसा लोगों तक देना, वो लोगों को एम्पावर करना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे इकोनॉमी को फ्यूल करता है, और ये स्मार्ट इकोनॉमी है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि स्मार्ट इकोनॉमी क्या है। आज कोरोना के बाद भी आप करीब 70,000 करोड़ रुपए का बजट लेके आ रहे हैं। तो ये स्मार्ट इकोनॉमी लोगों को समझ में आई कि बॉस ये वहां कुछ जादू हो रहा है, ये भविष्य है देश का, ये देश का भविष्य है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। सत्येंद्र जैन का आइडिया, हम लोग बैठे हुए थे और उस बीच में सत्येंद्र जैन ही आइडिया लेके आए थे कि हम बिजली फ्री कर सकते, 200 यूनिट तक बिजली हम फ्री कर सकते। कैसे कर सकते? क्या हमें चुनाव के पहले कर देना चाहिए या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए? तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि लोग इसका फील ले पाएंगे, सत्येंद्र जैन का ये आइडिया था,
उन्होंने कहा कि लोगों के पास, इतने लाख लोगों के पास जीरो बिल आ जाएगा और वो विश्वास करेंगे कि हमारे पैसे से हमारी सरकार हमें मुफ्त बिजली दे सकती है। और वो हुआ, और मुझे लगता है वो गेम चेंजर था। तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी बड़ी आलोचना करती रही, अंत में जब उनका मुखपत्र आया तो ना तो वो ये कह सके ना वो कह सके, ना तो वो ये कह सके कि हम ये सारा बंद कर देंगे। तो दे वर कंप्लीटली क्लूलेस, असमंजस। हाँ, मतलब अमित शाह जी को खुद गली गली जाके पर्चे बांटने पड़े, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और नतीजे में जरा भी फर्क नहीं आया। तो वो एकदम क्लूलेस थे, उनको पता नहीं था क्या करना है। उन्होंने जब जब हमारा मॉडल चैलेंज करने की कोशिश की, हमारा ट्रैप क्या था? हमारी कोशिश केवल ये थी कि किसी भी तरह हम इस चुनाव को काम की पिच पर रख लें, बस। और हाउ बीजेपी वॉक्ड इनटू दैट ट्रैप। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो कोई कैमरे नहीं लगाए। हमने खुद दिखा दिया कि जहां वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो हमारे सारे कैमरे में हमारे सीसीटीवी में कवर हो रहा है। उन्होंने कहा जी इन्होंने तो स्कूल कचरा कर रखे हैं। हमने दिखाया कि ये जो स्कूल लेके आए 1000 स्कूलों में, वो थे जो बंद हैं। हमने उनको चैलेंज किया, आप अपने स्कूल दे दीजिए। इसी तरह उन्होंने हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स को चैलेंज किया। तो कुल मिला के वो काम की पिच पर आ गए। बहुत देर में उन्होंने रियलाइज किया कि काम के मुद्दे पर जितनी चर्चा होगी, अरविंद केजरीवाल का कद उतना ही बड़ा होता जाएगा। और इसके बाद वो वापस कम्युनल एजेंडे पे चुनाव ले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की और ये दिल्ली के वोटर का और देश के लोकतंत्र का इम्तहान था कि क्या काम का मुद्दा कम्युनल लाइंस पे लड़े जा रहे चुनाव में के सामने हार जाएगा? क्या लोग गलत डिसीजन करेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे? क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी? और ये बीजेपी की हार नहीं थी, ये उन सारे लोगों की हार है, फॉर्मूला पॉलिटिक्स की हार है, जिनको लगता है कि हम किसी फॉर्मूले से, किसी शिगुफे से कोई फाल्स नैरेटिव क्रिएट करके लोगों को बेवकूफ़ बना के 15 दिन में चुनाव चुरा ले जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये समझाया है इस देश के पॉलिटिशियंस को कि अब 15 दिन का चुनाव लड़ने की सुविधा समाप्त हो चुकी है। आप 5 साल का चुनाव लड़िए, हमें 5 साल घेरिए हमारे काम के ऊपर, सरकार को 5 साल घेरिए सरकार के काम के ऊपर, और फिर चुनाव लड़िए। बिल्कुल। तो 15 दिन के चुनाव का जो होता था ना कि किसी को भी टिकट दे दो, हवा बना दी और 15 दिन में चुनाव करो और वो खत्म कर दो, तो वो कैसे हारे उसकी मुकम्मल कहानी इस किताब। बहुत बढ़िया जी। मुझे उम्मीद है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद हर आदमी इसको ज़रूर पढ़ेगा। मुझे याद है कि फरिश्ते दिल्ली की स्कीम का आपने एक दिन कॉल करके पूछा था कि ये कैसे ईजाद हुई, और मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे मेरे चाचा के घर पर मैं था और ये स्कीम पूरा वहाँ से देखिए, बनी। ये इस पार्टी की खास बात है। मुझे ये इससे याद आता है, मैंने आपको फ़ोन करके पूछा कि भाई फरिश्ते स्कीम की शुरुआत कैसे हुई। वो आपके एक निजी अनुभव से शुरुआत होती है और आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए और आप इस सजेशन को आगे बढ़ाते हैं, और बाद में इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर स्कीम निकल के आती है जो पूरे देश के मानस पे फ़र्क डालती है। सड़क पे तड़पता हुआ कोई आदमी, जिसको हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, उसको बचाना, ये पूरे देश में एक नई तरह की चीज़ शुरू हुई। वो आपके आइडिया से शुरू हुई। मुझे याद है हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, तो मैंने एक आइडिया दिया। एक मेरी संस्था है छोटी सी, हमने 2008 में कुछ काम करने के लिए शुरू किया। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या करें बच्चों के लिए, अलग अलग काम कर रहे थे। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना इतने सारे स्कूलों के ग्राउंड जो खाली रहते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फ्री स्पेसेस है, इनका कैसे इस्तेमाल करें हम बाकी घंटे। और वो आइडिया मैंने दिया और फिर सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यानी हमारा आइडिया, छोटी सी चीज़, एक वॉलंटियर सोच रहा है। और बाकी पार्टियों में क्या होता है, बाकी पार्टियों में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आते हैं, वो जनता की तरफ देख के ये एसेस करते हैं कि जनता शायद क्या सुनना चाहेगी और उसके हिसाब से क्या बनाना चाहिए। ना वो जनता से बात करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई तजुर्बे के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के पहले ये एक फॉर्मेलिटी बन गया था कि हर पार्टी अपना एक डॉक्यूमेंट लेके आएगी, मैनिफेस्टो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। चुनाव के तीसरे दिन उसको फेंक दीजिए। ना मीडिया उस पर कोई चर्चा करेगा, ना जनता उस पर कोई चर्चा करेगी, ना पार्टी उस पर कोई चर्चा करेगी।
और कोई इसको लेके सवाल पूछने वाला नहीं है, लोगों से बात करने वाला नहीं है। अब लोगों को लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी डिबेट में जब हमारे मैनिफेस्टो लेके लोग बैठते हैं, कहते हैं वो पॉइंट नंबर 69 का क्या हुआ। याद है अब हम लोगों ने एक 70 पॉइंटर बनाया था कि ये 70 चीजें हमें करनी है, तो सारी पार्टियों के प्रवक्ता वो लेके कहते थे कि ये तो ठीक है, पर ये 69 नंबर का क्या हुआ, 69 नंबर का क्या हुआ। तो हम बताते थे कि भाई ट्रैकर लगा हुआ है, रोज की हम लोग इसमें असेसमेंट करते हैं। तो ये एक नए किस्म की राजनीति पैदा हो रही है। छोटे छोटे लोगों की, हमारे जैसे वॉलंटियर्स, छोटे छोटे वॉलंटियर्स की बात सुन के उसको एक स्कीम में लाके करना, ये मेरा ख्याल इसी पार्टी में संभव है। और सिर्फ उसको बनाना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने बच्चे की तरह बड़ा करना। जिस जज्बे से ये सरकार काम करती है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग बूढ़े होने वाले नहीं हैं। इतना एक्साइटमेंट है हमारी लाइफ में, इतना एक्साइटमेंट है, इतनी चीजें हमने होती हुई देखी हैं। मतलब आप सोचिए कि कैसे एडुकेशन एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। खैर अपना 12वीं का रिजल्ट आने पे तो मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, ठीक है, अपनी बेटी का होने पे कुछ खुशी हुई थी। लेकिन जब बच्चों का 12वीं के बच्चों का, 10वीं के बच्चों का रिजल्ट दिल्ली का आता है, तो जो अब खुशी होती है और एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है, वो कमाल है। कूद पड़ते हैं हम लोग कि यार ये हम लोगों ने कुछ कर दिखाया। क्या बात है। जब मालूम पड़ता है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कोई हमारी तारीफ हो रही है, और वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम हमने कहीं देखा नहीं। द दलाई लामा कहते हैं कुछ, डॉक्टर कलाम से अगर हमें अप्रिशिएशन मिलता है, तो हमें लगता है कि मतलब हम लोग बहुत चैन से मरने वाले हैं, आराम से, बहुत है ना, बहुत बढ़िया। 10 मिनट पहले से हम लोग वेट कर रहे होंगे मरने से पहले, और हमें लगेगा यार सारे काम हो गए, सारा काम अपना कंप्लीट हो गया। हम डीप ब्रीथ लेंगे, आराम से लेटेंगे और कहेंगे कि ये ओके, आई एम रेडी, जी ली जिंदगी। ओह यस, हम कहेंगे हो गया जी, सब कर लिया। तो ये जो फीलिंग, मुझे लगता है कि ये फीलिंग दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई होगी, जो एक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर या लीडर या जो लोग हैं उनको होती है कि हमने किया है, ये चीज़ हमने की है। और एकदम ऐसी चीज़ें जो हो ही नहीं सकती थी, पानी मुफ्त हो ही नहीं सकता था, बिजली मुफ्त हो ही नहीं सकती थी, हम लोग सब बैंकरप्ट हो जाने वाले थे, हम लोग भाग जाने वाले थे, मोहल्ला क्लिनिक्स बन नहीं सकते थे। और अब आप बात कीजिए तो सरकार नेक्स्ट इम्पॉसिबल्स की बात कर रही है क्या? अब ये तो पुराने इम्पॉसिबल्स हो गए, अब नेक्स्ट इम्पॉसिबल्स क्या है? यमुना को हम क्लीन कर देंगे, 24 घंटे सबको पानी देंगे। दिल्ली राजस्थान से बुरी हालत में था पानी की अवेलेबिलिटी के लिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था। अच्छा। शेखर गुप्ता साहब हमारे एडिटर हुआ करते थे। कौन से साल की बात है? बस जिस साल चुनाव हो रहा था, जिस साल मिसेस दीक्षित, शीला दीक्षित जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी है। अच्छा। तो ये पहला चुनाव जिसमें जीत के शीला दीक्षित जी आई थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, उसका बड़ा एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। 1998 की बात जी जी, मैं इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर हुआ करता था। हाँ। और दिल्ली में उस वक्त पानी बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा। पानी की अवेलेबिलिटी राजस्थान के तमाम हिस्सों से खराब रही होगी। अच्छा। दोज वर दी डेज, मतलब आज हम बात करते हैं, उस समय भी बड़ी क्राइसिस थी पानी को लेके। राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ड्राई, यहाँ उससे ज़्यादा ड्राई एरिया हुआ करता था। साहिब सिंह वर्मा साहब चीफ मिनिस्टर थे और पानी की बहुत समस्या जब बढ़ गई, चुनाव नज़दीक आया हुआ था, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन में मैं पानी से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म कर दूंगा, किसी को कोई शिकायत 100 दिन में। इंडियन एक्सप्रेस में था मैं। अच्छा। हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया, 100 डेज, 99 डेज, डे रिवर्स काउंटिंग चालू किया कि चलो हम देख लेते हैं। अरे भाई। तो जो कंप्लेंट्स आती थी हम उनको चेस करते थे, पता करते थे कि रिजॉल्व हुई नहीं हुई, क्या दौर था मीडिया का। एग्जैक्टली। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस के इस कैंपेन ने भूचाल ला दिया सरकार के अंदर। बिल्कुल। और पहले वाइस चेयरमैन जल बोर्ड के, इसके बाद मुख्यमंत्री खुद, अच्छा, वो जाके कंट्रोल रूम में बैठे कि कोई शिकायत आएगी। फिर अंत में मुख्यमंत्री खुद दौड़ के वहां जाने लग गए जहां प्रॉब्लम हो रही थी।
लेकिन जब पीछे कोई सिस्टम नहीं है, आज अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आज हमारी सरकार ने एक सिस्टमिक चेंज किया है, तब तो आप समस्याओं पे काबू पा सकते हैं, वरना मुख्यमंत्री के दौड़ने से क्या होता। तो हुआ ये कि मुख्यमंत्री के दौड़ने से भी समस्याएं खत्म नहीं हुई और बढ़ती दिखाई दे रही थी। अंत में साहिब सिंह वर्मा जी आकर हमारे इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में बैठ गए। आपके दफ्तर में बैठ गए जी, मुख्यमंत्री खुद? जी जी, बहादुर शाह जफर मार्ग पे अच्छा, एक्सप्रेस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री स्वयं आ गए और उन्होंने कहा कि ये कैंपेन बंद कीजिए, ये नहीं, आप ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। बात कर रहे हैं। शेखर गुप्ता साहब हमारे एडिटर हुआ करते थे। अच्छा, तो अंत में मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही ने कहा था कि 100 दिन में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो वही 100 दिन, 99 दिन, 98 दिन गिन रहे हैं बिल्कुल, कि इसमें हम आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी समझ गए थे कि अगर इस तरह का पहरुआ जर्नलिज्म होगा, इस तरह वॉचडॉग की तरह मीडिया काम करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अंत में उन्होंने ये बयान दिया कि हमने 100 दिन में पानी से जुड़ी समस्याएं खत्म कर देने का कोई वायदा नहीं किया था। उन्होंने कैमरे पे आके बोल दिया? उन्होंने आके हमें जब ये बयान दे दिया, स्टेटमेंट दिया, तब हमने वो कैंपेन बंद किया। ये वही ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें फिर सुषमा स्वराज जी बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी चुनाव से ठीक पहले, और शीला दीक्षित जी ने चुनाव हराया उनको, और फिर 15 साल तक शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रहीं। क्या बात कर, ये वो ऐतिहासिक चुनाव था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये सिस्टमिक चेंज हुआ है, जो ग्राउंड पे काम हुआ है, पानी के लिए कितना ढेर सारा काम हुआ है। आप देखिए, ये सीवेज डिस्पोजल को लेके क्या कमाल काम हुआ है, बिजली को लेके क्या कमाल काम हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक यानी कि जो प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर है उसको लेके टर्शरी लेवल तक क्या कमाल काम हुआ है। तो वो काम तब होगा, तब आप चीज़ों को फिक्स कर पाएंगे जब आप ज़मीन पे काम करेंगे। पहली बार कोई सरकार वो काम कर रही है। ये परेशानी है। पॉलिटिशियंस जो जिनका पेशा है पॉलिटिक्स, वो सोचते हैं कि अगर हमें भी यही काम करना पड़ेगा तो फिर हम पॉलिटिक्स में आएंगे क्यों? सही बात। ये व्यवस्था परिवर्तन किया आम आदमी पार्टी ने। पर दीपक भाई, आप बहुत कुछ, मतलब आप एज अ कार्यकर्ता पार्टी में कितने समय से जुड़े हैं, आपने राजस्थान का प्रभार संभाला है, नेशनल ट्रेजरर रहे हैं पार्टी के, अरविंद जी का सेक्रेटेरिएट संभाला, और उसके साथ साथ मैं सुनते आ रहा हूँ कि आप बहुत कुछ अपना समय निकाल कर कुछ बच्चों की मदद करते हैं, लाइब्रेरीज चलाते हैं, और उसके साथ साथ आप एक संगठन चलाते हैं। थोड़ा बताएं अपने समाज सेवा के बारे में। वो ऐसा हुआ कि जब ये बात है 2008 की। अच्छा। उससे पहले से हम कुछ दोस्त, जिसमें सिद्धार्थ भी, जिसने मेरे साथ को ऑथर किया है, मेरा दोस्त है, एनडीटीवी का जर्नलिस्ट, तो हम ये एनडीटीवी में हम साथ काम करते थे, और कुछ दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त थे। उन्होंने सोचा कि केवल पत्रकारिता करना, नुक्ताचीनी करना, वॉचडॉग की भूमिका में रहने से हमें संतोष नहीं हो रहा था। हमें लग रहा था कि कुछ हम डायरेक्ट इंटरवेंशन करें, हम सीधे क्या मदद कर सकते हैं, हम भी तो कुछ करें। शालीन काम नहीं कर रहे हैं, गौरव काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया में हमारा काम हो सकता है, पर हम क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, भारत अक्षरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बासो कहते हैं। उसमें हमने कई सारे इनिशिएटिव, जो दिल आया वो इनिशिएटिव चालू किए। अच्छा। उसमें बहुत बढ़िया इनिशिएटिव चालू हुए। तो एक हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया कि किताबें जो है ना, इनको आज़ाद करना है। अगर आप अपने घर भी जाएंगे तो आप देखें कि आपके यहाँ कितनी किताबें, उनमें से कितनी आपने पूरी पढ़ी हैं। मालूम पड़ेगा शायद 7, 8, 10% किताबें पूरी पढ़ी हैं। बाकी किताबों का क्या? बाकी किताबों को हमने उम्र कैद दे रखी है। वो हमारी अलमीरा में बंद है, उम्र कैद। हाँ। उनमें से कुछ किताबें उनको 2 उम्र कैद मिली है। पहले मेरे पिताजी ने बंद रखा, अब मैं बंद करके रखा हूँ। उनकी रिहाई कभी नहीं होगी क्योंकि वो मेरे पिताजी की है। ओहो, अच्छा। तो इस तरह से हजारों किताबों को हर घर में 50, 60, 70 किताबों को उम्र कैद मिली रहती है। हाँ। ना उन्हें कोई पढ़ता है, ना कोई उनको किसी को देता है। हाँ। तो हमने एक आंदोलन शुरू किया कि हर घर से किताब, हर घर को किताब। अच्छा। कि आप जो किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ ली हैं, वो हमें दे दीजिए। बहुत खूबसूरत है। तो ये हर घर तक पहुंचे और हर घर से निकले। क्या बात। तो किताबों की आज़ादी का आंदोलन चालू किया। इसमें हमने इस तरह के कंट्रीब्यूशन से 18 पुस्तकालय शुरू किए दिल्ली भर में। जी, दिल्ली में चालू किए। तो लोगों ने एक बड़ी बात कही हमसे
कि लाइब्रेरियन रखना पड़ेगा, कैटलॉग बनाना पड़ेगा, इसमें इतना खर्चा लगेगा, हम लोग के पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे, वरना ये सारी किताबें चोरी हो जाएंगी। कितने साथी हैं आपके साथ जो ये सब काम कर रहे हैं? आप तो बहुत सारे साथी हैं, आप तो 50-60 लोग हैं जो हमारे अच्छा। संगठन में काम करते हैं। बड़ी मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ, लोगों ने कहा किताबें चोरी हो जाएंगी। हमने कहा कि कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसकी मर्जी किताब पढ़े, इशू करा ले जाए, वापस कर जाए। तो लोगों, हमारे साथियों ने भी कहा कि किताबें हमारी कीमती किताबें हैं, चोरी हो जाएंगी। आपको जान के अचंभा होगा कि हमारी किताबों की संख्या बढ़ी है, कम कहीं नहीं हुई आज तक। बच्चे घरों में से लाके अपनी किताबें देते हैं। तो ये एक काम चालू किया। फिर हमने जो बच्चे देख नहीं सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए हम लोगों ने ऑडियो बुक्स और टॉकिंग बुक्स लाइब्रेरी शुरू की, पुणे में, नोएडा में और कानपुर में। अच्छा। तो 3 लाइब्रेरीज हमने टॉकिंग बुक्स लाइब्रेरी शुरू की हैं। अब उसमें हम लोग ज़रा, चूँकि बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, अब ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं बच्चों को, तो बड़े पैमाने पे इसको ले जाएंगे। लेकिन 3 टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज हम कर रहे हैं। लेकिन जो बात बार बार विवेकानंद जी ने कही, गांधी जी ने कही, मैं उनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, कि सबसे बड़ी गुलामी जो है वो है रोटी की गुलामी। कोई भी रेस, कोई भी मुल्क तभी आगे बढ़ता है जब वो रोटी की गुलामी से आज़ाद हो जाता है, जब वहाँ पर लोगों को रोटी की चिंता नहीं होती। जैसे हमें और आपको, शायद मैं टिफ़िन लेके नहीं चल रहा हूँ, हो सकता है आप भी ना लेके चलो, पर हमें पता है कि दोपहर को हमें खाना मिल जाएगा। बहुत बड़ी तादाद है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद है पूरी दुनिया की, जिसको नहीं पता है कि आज उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। फूड सिक्योरिटी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है, छोटे से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों ने एक किचन, कम्युनिटी किचन शुरू किया लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, जहाँ लगभग 300 लोग रोज़ भोजन करते हैं। ये एक मुफ्त कम्युनिटी किचन है। कभी आप चावल डोनेट कर देते हैं, ये दाल डोनेट कर देते हैं, ये घी डोनेट कर देते हैं, कोई ऐसे करके हम 4 साल से एक किचन चला रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे करीब 300 लोग रोज़ भोजन करते हैं। 300 लोग रोज़ भोजन? जी जी जी। तो ये किसी आदमी का करिश्मा नहीं है, कोई बड़े से बड़ा धन्ना सेठ ही नहीं कर सकता। और आपने, मैंने कभी नहीं देखा आपने ट्विटर पे इसके बारे में लिखा हो या कभी? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। ये हम लोग उसको चलाने में चले, हाँ, सब चले जा रहे हैं, हम लोग के आपसी दोस्त चला रहे हैं। यही खूबसूरती है जो मतलब आम आदमी पार्टी के नेताओं में। कभी सुना किसी और नेता के बारे में, यदि कुछ थोड़ा कर देते हैं तो कई गुना बताते हैं, और हम लोग सहज ही इतने बड़े बड़े काम आप लोग कर रहे हैं, और कहीं कोई भनक नहीं है कि इसमें कुछ हमने तारीफ बटने की कोशिश की है। ये बड़ा काम नहीं है एक्चुअली शाहीन भाई, मैं आपको बताऊं। हाँ। ये जैसे एक पेड़ है, इसकी पत्तियां गंदी हो रही हैं, तो मैं अपनी तरफ की एक पत्ती साफ कर सकता हूं। हमको ये अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा काम तब होगा जब हम भूख को हरा सकें। सही बात। हम दिल्ली में सर्दियों के दिनों में, मतलब ये समझ लीजिए कि करीब 1 लाख लोग हैं जो होमलेस हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है। जब हम 1 लाख लोगों को भोजन करा सके, तो मैं सोचता था कि शायद हमने भूख को हरा दिया, दिल्ली पे हमने कब्जा कर लिया, भूख हार गई, भाग गई यहाँ से। लेकिन कोविड के टाइम से हमने देखा कि शायद ये तादाद 3 लाख से ज़्यादा है। आप खुद जुड़े हुए थे उससे सीधे सीधे, कि लोग खाना खाने के लिए कैसे बेचारों को आना पड़ रहा था, खाना खाना पड़ रहा था। हम लोग पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी लग रहा था कि हम शायद पूरा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो भूख बहुत ताकत से छिपी बैठी है और शिकार कर रही है, लोगों को मार रही है, भूखा रख रही है। और केवल भूख मार ही नहीं रही लोगों को, दरअसल वो आपसे सब कुछ छीन लेती है, आपकी इंटेलिजेंस छीन लेती है, आप कुछ और नहीं कर पाते हैं। आप दुनिया की सबसे इवॉल्व मशीनरी हैं, लेकिन आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं सिवाय खाना ढूंढने और खाने के जो कुछ जानवर करते हैं। तो इससे आज़ादी लाना बहुत बड़ा काम है। हम बहुत छोटा काम कर पा रहे हैं अभी। केवल हम खुश हो सकते हैं कि हमने थोड़ा सा कुछ किया है, पर बदलाव को तो हम छू भी नहीं पाए। तो काम बहुत छोटा है। सब ऐसे मिल मिल के ही वो कहते थोड़े थोड़े जी जी बूंदों से ही घड़ा भरता है। जी जी। और सरकारों की जिम्मेदारी है, वो सरकार, हमारी सरकार कितना जानती है, समझती है, पहचानती है। कोविड के समय में हम जानते हैं, हमने स्कूलों को तब्दील कर दिया और वहाँ पर हमने खूब बड़े बड़े लंगर चलाए, चलते रहे वो कितने महीनों तक। सरकार ने एक बार नहीं सोचा। ऐसे एग्जाम्पल कहीं और देखने को ही नहीं मिले। कोविड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा उदाहरण है सरकार की। बेसिकली ये आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक्चुअली जो बात हम पहले कह रहे थे उसी का हिस्सा है। हाँ। अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, ये एक बात है। लेकिन आप एक इंसान हैं, तो आपकी जो संवेदना है, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते, आपको पता है कि मैं जाऊंगा खाना बांटने तो हो सकता है कोविड हो जाए, लेकिन आप जाके और सब जगह खाना बांट के आ रहे हैं, किचन चला रहे हैं,
जब संवेदना के स्तर पे आता है तब तो लोगों को अलग महसूस होता है। जब सरकार खाना पूरी कर रही होती है ना, वो चाहे कितने बड़े स्केल पे करे, उसका वो इम्पैक्ट कभी नहीं हो सकता है। जब आप प्यार से किसी को छूते हैं, प्यार से किसी के घर पहुंचते हैं। कोविड में शालीन जी, लोगों के घर ये स्थिति हो गई कि रोटी भी खाने को नहीं थी। जब हम अंदर जाते थे चावल की बोरी लाद के और जाके उनके घर जब डिलीवर करते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था कहाँ से देवदूत आया है। और हम लोग शर्मिंदा हो जाते थे कि मतलब हम लोग क्या हैं, कोई बड़े लोग नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, जस्ट डूइंग आवर बिट, दैट्स इट। मतलब हर एक इंसान को करना चाहिए। तो वो संवेदना के स्तर पे इस आम आदमी पार्टी, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त टैलेंट पूल है, और दुनिया के जो खूबसूरत लोग हैं उन लोगों को अगर इकट्ठे कहीं पाना है तो आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए। और जो बचे हैं वो आते जाएं। जी ये जरिया उसी का है। जी। एक्चुअली आपको कोई अच्छा काम, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी की ब्यूटी ये है कि मुझे अपने किचन के लिए कभी दिक्कत नहीं आई कि आज क्या होगा। कारण ये है कि जब कुछ नहीं है, मुझे फ़ोन आया मैनेजर के कि जी सर चावल एकदम ख़त्म हो गया या दाल एकदम ख़त्म हो गई, रैंडम फ़ोन बुक से किसी को उठा लीजिए, शालीन भाई, अरुणोदय भाई, नागेंद्र भाई, कितनी खूबसूरत बात। 50 किलो चावल भेज दो, 100 किलो चावल भेज, कितने पैसे का होगा, पैसे ले लो, पैसे नहीं है आप चावल ही भेज दो, या आप बात कर लो मैनेजर से उसको दिला। मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि किसी एक आदमी ने कभी एक बार भी मुझे ना कहा हो। ऐसे चल रही है, इसलिए कभी ना कहिए कि हम चला रहे हैं, वो और लोग हैं, उनका कहीं कोई नाम नहीं, कभी उन्होंने कोई पूछा नहीं, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं, कोई फेसबुक नहीं, तब भी। तो ये दुनिया के जो खूबसूरत लोग हैं, जो अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना, वो सब इकट्ठे आके आम आदमी पार्टी बन गई है। दैट इज़ द ब्यूटी। तो ऐसे जो लोग हैं वो और खिंचते चले आएंगे। यही अकेली होप है हिंदुस्तान की। बिल्कुल। इस गंदगी में, इस नफरत में, गुस्से में भरे हुए लोगों की जब मैं भीड़ देखता हूँ, तो केवल एक चीज़ ऐसी होती है जो मुझे भरोसा देती है कि कल बेहतर हो सकता है। वो वही अच्छे लोग हैं जो अपना देश, अपना समाज, अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कम से कम कुछ। और जब आप ज़िंदगी से अपनी कुछ देंगे, अपने कंफर्ट्स में, अपने रिसोर्सेज में कुछ कट करेंगे, तभी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो लोग, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के बारे में सबसे खूबसूरत बात ये है। परिवार में आपकी धर्मपत्नी, बच्चे खुश रहते हैं आपसे? इतना समय आप उनका समय चुरा कर पार्टी को, समाज को देते हैं? हाँ, मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ एक कविता थी हिंदी पाठ्य पुस्तक में कि वो चांद जो है अपनी माँ के पास जाके कहता है कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला कि माँ मुझको भी एक झंगोला सिलवा दे, मैं ऐसे घूमता हूँ ना, बड़ा ठंडा रहता है तो बहुत सर्दी लगती है, तो सिलवा दे। तो उसकी माँ कहती है कि कभी तो इतना बड़ा हो जाता है, कभी इतना छोटा हो जाता है, तेरा नाप कौन लेगा। तो आम आदमी पार्टी में मेरी दुनिया बदल दी। राजस्थान के लिए मुझे आदेश हुआ जाने के लिए, तो 1 साल में राजस्थान चला गया, तो मैं एकदम ही गायब हो गया। कभी 15 दिन मैं घर पे ही होता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। तो और कभी ज़्यादा व्यस्त होता हूँ, भाग रहा होता हूँ, इलेक्शंस हैं यहाँ वहाँ। तो ये संभव ही नहीं था कि पूरे परिवार के बिना कंट्रीब्यूशन के, बहुत सारे दोस्तों के बिना कंट्रीब्यूशन के हम कुछ कर पाते। इसलिए एक चीज़ आम आदमी पार्टी में मैंने सीखी, वो आपका अहंकार ख़त्म कर देती है। आपके अंदर ये बात कभी नहीं आती ये मैंने किया, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है ये मैंने नहीं किया है। इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मेरे गुरुज का कंट्रीब्यूशन है, मेरे सीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है, मेरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, मेरे दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है, मेरे साथियों का, को-वर्कर्स का इतना फिर मैं देखता हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें बिल्कुल बहुत छोटा सा बचता है। क्या बात। तो इससे आपका अहंकार नष्ट हुआ था कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ये हर एक इनिशिएटिव में यही चीज़ समझ में आई है। पेरेंट्स कहाँ रहते हैं अभी? पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं और 2-3 महीने कानपुर में रहते हैं, जो मेरा नेटिव प्लेस है, हमारा घर है। बाकी समय में हाँ आज ही जा रहा हूँ। अच्छा, कानपुर दोपहर बाद, हाँ दोपहर बाद मेरी ट्रेन है, मैं कानपुर जा रहा हूँ। मेन सिटी कानपुर में या मेन सिटी कानपुर में? जी 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 जी। तो बचपन आपका वहीं बीता? हाँ, कानपुर में मेरा बचपन बीता और वहाँ पे रामकृष्ण मिशन के संपर्क में वहीं आया। रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ता था, हमारे शहर का बढ़िया स्कूल है, फिर सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था। तो कानपुर से मुझे बहुत मोहब्बत है, बड़ा लगाव है मेरा। मुझे लगता है कि एक दिन मैं वहाँ फुल टाइम जाके वापस कुछ काम। सबका ये ख्वाब रहता है और यहाँ से समय
शहर, ये ऐसी लोकेशंस कितनी हैं जहाँ इतनी हरियाली हो और इतना हाँ, सच बात समय है। बिता पाएँ। शहर में आबादी बढ़ती जा रही है और हम लोग तो ऐसा लगता है जैसे घोंसला, एक घोंसला यहाँ है जी, जी। और नेटिव घोंसला वहीं है, वहीं जाकर हमें वो मैं जब शांति छोटा मिलती है। था शालीन भाई, तो हम लोग हिंदी से मेरा बड़ा बड़ा लगाव रहा। हाँ। हमारे एक कविता थी कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती, क्या बात है ना। तो आपने देखा होगा जो दुनिया का सबसे मेटलिस्टिक आदमी होगा, वो अपने लिए बहुत ही खूबसूरत प्रेमिका या बहुत ही खूबसूरत पत्नी की तलाश तो करता है, पर बहुत खूबसूरत माँ की तलाश नहीं करता है। हर माँ खूबसूरत होती है। हर माँ उतनी खूबसूरत होती है और सबसे खूबसूरत होती है। तो इसलिए कानपुर से, जन्मभूमि से जो लगाव होता है, भगवान राम ने भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो वो उनका जो लगाव है वो अवधपुरी ममपुरी सुहावन जो है ना, तो वो सबके लिए, सबका सच है। आपकी शैली में, आपकी बातचीत के तरीके में, और मैंने तो आपकी रिपोर्टिंग उस समय की नहीं देखी, पर आपकी रिपोर्टिंग में भी यूपी का एहसास बिल्कुल दिखता होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठोक के कानपुरिये हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं। यूपी आप देखें ना, हमारे मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या बताऊं। मैं चंडीगढ़ गया ब्यूरो चीफ बन के अमर उजाला का। हाँ। तो मेरी रिपोर्टर जो थी, क्राइम रिपोर्टर, मुझे ले गई आईजी पुलिस के पास, भीमसेन बस्सी जी, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने, ये आईजीपी थे। अच्छा। तो इन्होंने मुझसे कहा, बस्सी साहब ने, कि आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा चंडीगढ़ आके। मैंने कहा हाँ जी अच्छा लगा। बोले कि आपने देखा होगा कितना खूबसूरत शहर है। हमने कहा हाँ जी बहुत खूबसूरत शहर है। बोले आप कहाँ से आते हैं? तो मैंने कहा मैं कानपुर से आता हूँ। बोले तो फिर तो आपको और अच्छा लगा होगा। मैंने कहा क्यों? बोले मतलब जिस तरह का यहाँ बिजनेस है, जिस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह का शहर है ये। मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं लगा। मेरे शहर से 3 किलोमीटर पे आईआईटी कानपुर है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मुझे चंडीगढ़ में नहीं दिखा। मेरे शहर से रेमंड्स आते हैं, जेके ग्रुप आता है, मेरे शहर से कोठारीज आते हैं, इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन भी मुझे यहाँ नहीं मिला। मेरे शहर में गंगा बहती है, 5000 साल से सभी संस्कृतियां नदियों दरिया के किनारे हुई हैं। यहाँ मुझे कोई दरिया भी नहीं दिखाई देती। मुझे तो क्या रिएक्शन था उनका? तो मैंने कहा ये तो मुझे एक बड़ा सा वेटिंग हॉल लगता है, सबके हाथ में एक ब्रीफकेस है, आप किसी से भी बड़ी इजीली पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने कहा मेरे शहर में कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप, हमारा शहर जो है वो हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है। हमारा शहर मतलब मैं आई एम इन लव विद माई टाउन। बिल्कुल, सबको वही प्यार होता है अपने शहर। जी जी जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपसे मिलते रहेंगे, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक, आम जनमानस तक, आपके पुराने मित्रों तक ये सारे मैसेज पहुंचेंगे जो इसको देखेंगे। वाह, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हाँ। कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को नहीं जिया तो क्या जिया। जी। ये जिंदगी का एक कमाल एक्सपीरियंस है आम आदमी पार्टी। अगर आपके जिंदगी में आम आदमी पार्टी नहीं हुई तो फिर समझिए कुछ नहीं हुआ। हम लोग पढ़ते थे तो एक वो कहावत है ना लाहौर के बारे में, कि जे लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। हाँ। तो जिसकी जिंदगी में आम आदमी पार्टी नहीं हुई, जिसको इस आंदोलन से मोहब्बत नहीं हुई, उसने शायद इस जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण खो दिया, या उसे हुआ वो मिला नहीं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आप आम आदमी पार्टी में हैं या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप एजिंग खत्म हो जाएगी, और इतनी कमाल जिंदगी है यहाँ, इतने अकम्पलिशमेंट्स हैं। और इसके बाद जब हमारी यात्रा खत्म होगी और जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, तो जैसा मैंने बताया बहुत संतोष के साथ कि हाँ, इस जिंदगी में जो करना था, जितने काम अच्छे करे सब कर लिए। बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट हैं, कमाल है। अगर आप आम आदमी पार्टी में हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और अगर आम आदमी पार्टी में नहीं है, तुरंत कूद पड़िए और बदल दीजिए इस देश को और इस दुनिया को। आ जाइए हमारे साथ। चलिए दीपक भाई, शुक्रिया। थैंक यू सर।